सुनीता, मैं सच में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति राजेश की बात कर रही हूँ। उनकी मांग इतनी ज्यादा है कि मैं थक जाती हूँ। बर्तन धोते हुए मेरे हाथ रुक गए। साबुन का झाग मेरे हाथों से बहकर नीचे गिर रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे आजकल अपने पति के करीब आने से डर लगता है। सुनीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसकी आंखों में सच्चा दर्द झलक रहा था। उस पल मेरे मन में कहीं कुछ हलचल हुई। क्या यह जिज्ञासा थी या फिर जलन? मुझसे 7 साल बड़े मेरे पति रमेश को तो इन सब चीजों में बरसों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। आखिर मैं भी तो एक औरत हूं। मुझे एक अजीब सी ईर्ष्या महसूस हुई। उस दिन के बाद से मुझे सुनीता के पति का चेहरा देखने की उत्सुकता होने लगी। आखिर वह कैसा आदमी है जो हर रात अपनी पत्नी को चाहता है? कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सावित्री देवी है और मेरी उम्र 61 साल है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं, वह बेहद शर्मनाक और संकोच से भरी है। लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने अपना दिल हल्का करना चाहती हूं, इसलिए हिम्मत जुटा रही हूं। यह मेरे जीवन के सबसे बड़े पछतावे, लेकिन साथ ही सबसे भावुक समय की कहानी है। बाजार की एक पुरानी इमारत में स्थित वह भोजनालय ढाबा ही अब मेरा जीवन था। सुबह 5 बजे उठकर घर से निकलती और 6 बजे तक ढाबे पर पहुंच जाती। सुनीता वहां पहले से ही दाल चढ़ा रही होती थी और मैं बर्तन धोने और साफ सफाई का काम संभालती थी। 3 महीने पहले जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तो सब कुछ अजीब लगता था, लेकिन अब आदत हो गई थी। दोपहर के खाने के समय ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। दफ्तर के बाबू, रिक्शा वाले और आसपास के दुकानदार, वह छोटा सा ढाबा खचाखच भर जाता था। ऑर्डर लेना, थाली परोसना, झूठे बर्तन उठाना और मेज पोंछना, दिन भर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन यह ठीक था। काम में व्यस्त रहने से मुझे सोचने का वक्त नहीं मिलता था। घर पर पड़े अपने पति रमेश के बारे में न सोचना ही बेहतर था। रमेश 2 साल पहले एक निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे का शिकार हो गए थे। तीसरी मंजिल से ईंटों की दीवार ढह गई और उनका दाहिना पैर मलबे के नीचे दब गया। जब उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने सिर हिला दिया। पैर की हड्डियां कई जगह से टूट गई थीं, नसें फट गई थीं। डॉक्टर ने कहा, यह अब पूरी जिंदगी ठीक से चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं वहीं जमीन पर बैठ गई थी। रमेश ने 30 साल मजदूरी की थी। शरीर तोड़ने के अलावा उन्हें कोई दूसरा काम नहीं आता था। पति का पैर बेकार होने का मतलब था हम दोनों की जिंदगी खत्म होना। कंपनी से कुछ मुआवजा मिला था, करीब 10 लाख रुपये। रकम छोटी नहीं थी, लेकिन पूरी जिंदगी काटने के लिए बहुत कम थी। 3-4 लाख तो अस्पताल में ही खर्च हो गए और बाकी घर का किराया और राशन पानी में धीरे धीरे खत्म हो गए। 1 साल में ही हम खाली हाथ हो गए, इसलिए मुझे काम पर निकलना पड़ा। आखिरकार मुझे यह भोजनालय मिला। इसकी मालकिन सुनीता मेरी हम उम्र थी। पहली मुलाकात से ही मुझे वह अच्छी लगी। ढाबे का काम मेरी सोच से ज्यादा कठिन था। दिन भर खड़े रहने से पैर सूज जाते और गर्म पानी व साबुन से बर्तन धोते धोते हाथों की खाल उतर जाती थी, लेकिन मैं सब सह लेती थी। महीने के 12,000 हम पति पत्नी के जिंदा रहने के लिए, यह रकम बहुत जरूरी थी। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद थोड़ी राहत मिलती थी। सुनीता और मैं बची हुई सब्जी रोटी खाते हुए इधर उधर की बातें करते। सास बहू की बातें, बच्चों की बातें, पैसों की तंगी, वही बातें जो उम्र दराज औरतें करती हैं। ऐसा ही एक दिन था। दोपहर के ग्राहक जा चुके थे और मैं बर्तन मांज रही थी कि अचानक सुनीता ने जोर से आह भरी। हे भगवान! क्या हुआ सुनीता? सावित्री, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। मैंने हाथ रोके और सुनीता की ओर देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। थकान और चिंता साफ दिख रही थी। क्या बात है? धंधा मंदा चल रहा है क्या? सुनीता ने इधर उधर देखा और मुझे रसोई के कोने में ले गई। फिर धीमी आवाज में फुसफुसाई, वो पति को क्या हुआ? सुनीता का चेहरा लाल होने लगा। कान की लौ से लेकर गले तक शर्म की लाली छा गई। उनकी मांग मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सुनीता के हाव भाव देखकर मैं समझ गई। मेरा चेहरा भी शर्म से तमतमा गया। 60 की उम्र पार करने के बाद ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, लेकिन मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी जगी। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं इस उम्र में धीरे धीरे सब कम हो जाता है, लेकिन मेरे पति मुझसे 4 साल छोटे हैं।
शायद इसीलिए उनमें अभी भी जवानी का जोश है। मैं तो सोचती थी कि यह सब अब खत्म हो गया। 4 साल छोटा पति। यह बात मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे पति रमेश मुझसे 7 साल बड़े थे। हादसे से पहले भी हमारे बीच सब ठंडा था, और पैर टूटने के बाद तो जैसे हम भाई बहन की तरह रह रहे थे। रमेश को तो शायद अब याद भी नहीं था कि मैं एक औरत हूं। सुनीता, तो पति से बात करो ना। कहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। कहकर देख लिया, नहीं मानते। पता नहीं इस उम्र में उन्हें क्या सूझता है। सुनीता सच में परेशान थी, लेकिन सच कहूं तो मुझे जलन हो रही थी। भले ही उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन कम से कम उसका पति उसे चाहता तो था। मेरा पति तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वैसे सावित्री, तुम्हारे पति का क्या हाल है? अचानक पूछे गए सवाल से मैं सकपका गई। मैंने सिर हिलाया। अरे नहीं, मेरे पति का पैर खराब है। हमारे बीच तो ऐसा कुछ है ही नहीं। साल भर से ऊपर हो गया होगा। सुनीता की आंखें फैल गईं। 1 साल? सच में? तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा? शुरू में तो ठीक लगता था। इस उम्र में यह सब झंझट ही लगता था। लेकिन आजकल आजकल रात को अकेले लेटे हुए बहुत खालीपन लगता है। बगल में पति है, फिर भी अकेली हूं। हाथ नहीं पकड़ते, गले नहीं लगाते, बस करवट बदलकर दीवार की तरफ मुंह करके सो जाते हैं। ठीक है, अब उम्र भी तो हो गई है। मैंने झूठ बोला। ठीक कुछ नहीं था। 61 साल की होने का मतलब यह नहीं कि दिल मर गया है। सुनीता से बात करने के बाद मुझे उसके पति राजेश को देखने की इच्छा होने लगी। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय एक आदमी ढाबे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। लंबा कद, चौड़े कंधे, उम्र यही कोई 55-56 के आसपास, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। नमस्ते, आइए बैठिए, मैंने कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कुर्सी खींची। एक दाल मखनी और 2 रोटी दीजिए। जी, अभी लाती हूँ। मैं ऑर्डर लेकर रसोई में गई तो सुनीता ने हाथ हिलाकर इशारा किया। अजी, आ गए? मैं चौंक कर सुनीता को देखने लगी। अजी? मतलब वह आदमी सुनीता का पति है? हाँ, लंच करने आया है। आज क्या खाओगे? दाल मखनी मंगवाई है। सुनीता ने खुद बड़े प्यार से थाली परोसी और अपने पति के पास ले गई। मैं बर्तन धोने का नाटक करते हुए कनखियों से उसे देख रही थी। यह है सुनीता का 4 साल छोटा पति। यह है वो आदमी जो हर रात सुनीता को परेशान करता है। ध्यान से देखा तो वह काफी अच्छा दिखता था। अपनी उम्र से छोटा लगता था। शरीर गठीला था। सुना था पास में हार्डवेयर की दुकान है। भारी सामान उठाने की वजह से बाजुओं की नसें दिख रही थीं। मेरे पति रमेश से बिल्कुल अलग। रमेश दुबले पतले थे और हादसे के बाद तो और भी सूख गए थे। और सब्जी लाऊं? सुनीता ने पति के पास बैठकर पूछा। वह दृश्य देखकर मुझे बहुत जलन हुई। हम पति पत्नी ने कब आखिरी बार ऐसे प्यार से बात की थी? याद भी नहीं। वह आदमी खाना खाते हुए बीच बीच में सुनीता को देखकर मुस्कुरा देता था। खाना खत्म करके वह काउंटर पर पैसे देने आया। मैंने हिसाब लगाया। 80 रुपये हुए। जी। पैसे देते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से हल्का सा छू गया। यह महज इत्तेफाक था, लेकिन मैं सिहर उठी। उसका हाथ गर्म था, खुरदुरा लेकिन गर्म। खाना बहुत अच्छा था। धन्यवाद। जी, फिर आइएगा। उसके जाने के बाद भी मैं कुछ देर वहीं बुत बनी खड़ी रही। हथेली में अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। सावित्री, मेरे पति कैसे लगे? सुनीता ने पास आकर पूछा। हाँ, अच्छे हैं। सीधे सादे लगते हैं। हाँ, बाहर से तो सीधे हैं, पर घर के अंदर। सुनीता ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ गई कि वह क्या कहना चाहती है। उस रात घर जाकर भी मुझे सुनीता के पति का ही ख्याल आता रहा। रमेश दवा खाकर सो चुके थे। मैं छत को घूरते हुए सोच रही थी, सुनीता कितनी किस्मत वाली है। सुनीता का पति राजेश उसके बाद अक्सर ढाबे पर आने लगा। हफ्ते में 3-4 बार दोपहर को और कभी-कभी शाम को भी। पास में ही उसकी दुकान थी। मेरी नज़र में वह खाना खाने नहीं, सुनीता को देखने आता था। आज क्या खाओगे? राजमा चावल। उनकी बातें सुनकर मुझे ईर्ष्या होती। राजेश हर बार जाते समय मुझे भी नमस्ते करता। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ। उसकी आवाज में एक भारीपन और अपनापन था। मेरे पति तो दिन भर में एक शब्द नहीं बोलते थे। एक दिन एक कुर्सी का पाया हिलने लगा। मैंने सुनीता से कहा, सुनीता, यह कुर्सी टूट जाएगी। किसी को चोट लग सकती है। अच्छा, मैं अपने पति से कहूंगी। उनकी हार्डवेयर की दुकान है।
औजार ले आएंगे। शाम को जब ढाबा बंद हो रहा था, राजेश अपना टूल बॉक्स लेकर आ गया। कुर्सी ठीक करने आया हूँ। सुनीता घर जा चुकी थी। मैं बस आखिरी सफाई कर रही थी। राजेश ने कुर्सी को उल्टा किया और पेंच कसने लगा। सावित्री जी, आप मेरी पत्नी की हम उम्र हैं, पर आप उससे काफी जवान दिखती हैं। सुनीता से जवान? यह सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। अच्छा भी लगा और शर्म भी आई। राजेश कुर्सी ठीक करके खड़ा हुआ। लीजिए, अब ठीक है। धन्यवाद भैया। अरे भैया मत कहिए, राजेश कहिए। और कभी घर के लिए कोई कील पेन चाहिए हो तो बताइएगा। उसके जाने के बाद मैं देर तक सोचती रही। ये धड़कन क्यों बढ़ रही है? वह मेरी सहेली का पति है, लेकिन मन ही मन मैं जानती थी कि मेरा संयम टूटने लगा है। घर लौटी तो रमेश टीवी देख रहे थे। खाना खा लिया? बस इतना ही पूछा। मैं नहाकर बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। राजेश का चेहरा, उसके चौड़े कंधे, उसकी वो बात, आप जवान दिखती हैं। नहीं, ये गलत है। मैंने खुद को समझाया। एक हफ्ता बीता। राजेश दोपहर में आया। सुनीता नहीं थी। वह अपनी बीमार माँ को देखने अस्पताल गई थी। नमस्ते। सुनीता जी नहीं हैं? नहीं, वह थोड़ी देर में आएंगी। आप क्या लेंगे? आलू गोभी और रोटी दे दीजिए। मैंने खाना परोसा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्री जी, आपके हाथ से परोसा हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मेरे हाथ कांपने लगे। सब्जी का कटोरा रखते वक्त थोड़ी सब्जी छलक गई। अरे, ध्यान से, हाथ जल जाएगा। राजेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसे जलने से बचाने के लिए, लेकिन उस स्पर्श से मेरे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। मैंने झटके से हाथ खींचा। चेहरा शर्म से लाल हो गया। खाना खाने के बाद वह पैसे देने आया। सावित्री जी, अगर बुरा ना माने तो क्या शाम को काम के बाद मिल सकती हैं, बस चाय के लिए? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ चाय नहीं थी। मैं जानती थी। माफ कीजिए, मुझे घर जल्दी जाना होता है। कोई बात नहीं, पर मन करे तो बताइएगा। वह चला गया, लेकिन मेरे मन में तूफान छोड़ गया। उस रात मुझे लगा कि मैं एक बहुत खतरनाक रास्ते पर कदम रख रही हूँ। 2 दिन बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर था। सावित्री जी, मैं राजेश। सुनीता के फोन से नंबर लिया था। मेरा पचकस स्क्रू ड्राइवर शायद वहीं रह गया है। मिला क्या? नहीं, नहीं मिला। कल देखूंगी। इसके बाद मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया। शुभ रात्रि, सुप्रभात, आज बहुत काम था। ये बातें धीरे धीरे फ्लर्टिंग में बदल गईं। जब भी उसका मैसेज आता, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती। सालों बाद किसी ने मुझे इतना महत्व दिया था। एक शुक्रवार की बात है। सुनीता ने कहा, सावित्री, आज मुझे जल्दी जाना होगा। माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। गांव जाना पड़ सकता है। हाँ, जाओ। मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया। मैं राजेश को भेज दूंगी। वह दुकान बंद करके तुम्हारी मदद कर देगा। सुनीता चली गई। रात के 9 बजे राजेश आया। सुनीता ने भेजा है। मदद करने आया हूँ। हमने मिलकर सफाई की। उसने भारी बोरे उठाए। मैंने फर्श धोया। काम करते हुए हमारे कंधे कई बार टकराए। सावित्री जी, आप बहुत मेहनत करती हैं। पति का सहारा नहीं है, फिर भी उसकी हमदर्दी ने मेरा दिल पिघला दिया। क्या करें? किस्मत है। राजेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। वह स्पर्श, मैं उसे रोक नहीं पाई। राजेश ने मुझे अपनी ओर घुमाया। सावित्री जी, पहली बार देखा था तभी से आप मुझे भा गई थी। नहीं, यह गलत है। सुनीता मेरी सहेली है, मैं जानता हूं, पर दिल पर किसका जोर है? उसने मुझे गले लगा लिया। सालों बाद किसी पुरुष की छाती की गर्माहट महसूस हुई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कितनी अकेली थी, यह उस पल महसूस हुआ। उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मेरे माथे को चूमा, फिर होठों को। मैं विरोध नहीं कर पाई। राजेश मेरा हाथ पकड़कर ढाबे के ऊपर बनी छोटी सी कोठरी, गोडाउन में ले गया। वहां पुराने सामान के बीच एक टूटी हुई खाट पड़ी थी। धूल और मसाले की गंध के बीच, उस मध्यम रोशनी में, हमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आप बहुत खूबसूरत हैं, उसने कहा। मेरे पति ने शादी के बाद शायद ही कभी मेरी तारीफ की हो। राजेश का हर स्पर्श मुझे बता रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं अभी भी एक औरत हूं। उस रात के बाद मुझे पता चला कि सुनीता क्यों खुश और परेशान दोनों रहती थी। 61 साल की उम्र में मुझे वह सुख मिला जिसे मैं भूल चुकी थी। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी,
लेकिन कोठरी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। सब कुछ होने के बाद हम चुपचाप लेटे रहे। छत पर मकड़ी के जाले थे, लेकिन मुझे वह महल जैसा लग रहा था। पछतावा हो रहा है? राजेश ने पूछा। दिमाग को हो रहा है, पर दिल को नहीं। मैंने सच कहा। हम कपड़े झाड़कर नीचे आए। बाहर निकलते समय ठंडी हवा लगी। हम जानते थे कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। फिर मिलेंगे? उसने पूछा। नहीं, यह ठीक नहीं है। मंगलवार को, जब सुनीता सत्संग में जाती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और घर की तरफ चल दी। घर आकर देखा, रमेश सो रहे थे। मैं आईने में खुद को देख रही थी, एक धोखेबाज औरत, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मंगलवार को मैं फिर उस कोठरी में थी। 3 महीने बीत गए। हर मंगलवार और गुरुवार, जब सुनीता कीर्तन या सत्संग के लिए जाती, हम ऊपर कोठरी में मिलते। यह हमारा राज था। राजेश बहुत ख्याल रखता था। रमेश से तो मुझे कभी ऐसा प्यार नहीं मिला। वह मेरे पैर दबाता, मेरे दुख सुनता। लेकिन पाप का घड़ा कभी न कभी भरता ही है। एक बुधवार की दोपहर, सुनीता सब्जी मंडी गई थी। ढाबा खाली था। अभी कोई नहीं आएगा, उसने कहा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दिन के उजाले में यह और भी जोखिम भरा था, लेकिन हम रुक नहीं पाए। हम ऊपर कोठरी में थे। अचानक नीचे शटर खुलने की आवाज़ आई। अरे, कोई है? सुनीता की आवाज़ थी। हम दोनों के प्राण सूख गए। हम जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। सावित्री, राजेश, सुनीता सीढ़ियां चढ़ने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनीता ने हमें देख लिया। राजेश अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था और मैं कोने में दुबकी खड़ी थी। हे भगवान! तुम दोनों? सुनीता के हाथ से थैला गिर गया। सब्जियां बिखर गईं। मेरी सहेली और मेरा पति मेरे ही ढाबे में? वह चीखी। उसने पास पड़ा एक झाड़ू उठाया और राजेश को मारने लगी। निकलो यहां से, कुत्ते! और तू सावित्री, मैंने तुझे बहन माना था। मैं रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। माफ कर दे सुनीता, मुझसे गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं, पाप है। निकल जा मेरी दुकान से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं रोते हुए वहां से भागी। घर पहुंची तो सांस फूल रही थी। शाम तक पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई थी। सुना तुमने? वो लंगड़े रमेश की बीवी अपनी सहेली के पति के साथ पकड़ी गई। राम राम, इस उम्र में यह सब? शर्म नहीं आती? जब रमेश को पता चला तो उनका गुस्सा देखने लायक था। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। निकल जा मेरे घर से। उन्होंने मेरा सामान बाहर फेंक दिया। 61 साल की उम्र में मैं सड़क पर थी। न घर, न पति, न नौकरी, न सहेली। सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने पास की एक बस्ती में एक छोटी सी खोली कमरा किराए पर ली। बहुत गंदी और बदबूदार जगह थी। पैसे नहीं थे। मैंने एक 24 घंटे खुलने वाली परचून की दुकान पर रात की नौकरी कर ली। झाड़ू पोछा और सामान जमाना। सारी रात जागना पड़ता था। राजेश के बहुत फोन आए, मैसेज आए। सावित्री जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, और मेरी अपनी कमजोरी की वजह से। 2 महीने नर्क में गुजरे। एक दिन बाजार में सुनीता दिख गई। वह बहुत कमजोर लग रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कैसी हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, थकान थी। हम पास की एक चाय की टपरी पर बैठे। मैंने राजेश से तलाक नहीं लिया, सुनीता ने बताया। बच्चों की खातिर और समाज के डर से। हम एक छत के नीचे रहते हैं, पर अजनबी बनकर। मुझे बहुत ग्लानि हुई। माफी का अब क्या मतलब? बस अपनी जिंदगी जियो। पर अब हम दोस्त नहीं रहे। वह चली गई। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। कुछ दिन बाद रमेश का फोन आया। हेलो सावित्री, रमेश की आवाज थी। जी, घर वापस आ जाओ। मैं सन्न रह गई। क्या? मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। मेरा पैर दर्द करता है। खाना नहीं बनता। घर गंदा पड़ा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैंने जो किया, गलती मेरी भी थी। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हम दोनों ने गलतियां की। अब इस बुढ़ापे में अकेले कहाँ भटकोगी? आ जाओ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं घर वापस आ गई। रमेश ने दरवाजा खोला। घर की हालत खराब थी। मैंने आते ही झाड़ू उठाया और सफाई शुरू की। शाम को मैंने दाल चावल बनाए। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया। दाल अच्छी बनी है?
रमेश ने कहा। सालों बाद उन्होंने मेरे खाने की तारीफ की थी। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। रमेश ने भी अपने व्यवहार में सुधार किया। वह अब चिड़चिड़े नहीं रहे। मैं पास की एक दूसरी दुकान पर काम करने लगी। शाम को हम दोनों साथ में सैर करने जाते। रमेश अब बैसाखी के सहारे थोड़ा बहुत चलने लगे थे। 1.5 साल बीत गया। एक दिन बाजार में मुझे राजेश दिखा। वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। बाल सफेद हो गए थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं। नमस्ते सावित्री जी। नमस्ते। खुश हैं आप? हाँ, मैं अपने पति के साथ हूँ। सुकून है। अच्छा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आंखों में उदासी थी। वह मुड़ा और भीड़ में खो गया। आज मैं 61 की नहीं, 63 की हो गई हूँ। मैं और रमेश अब हर शाम पार्क में बैठते हैं। वह मेरा हाथ पकड़ते हैं। उनका हाथ राजेश की तरह चिकना और गर्म नहीं है, खुरदुरा और ठंडा है, लेकिन उसमें जो सुकून है वह कहीं और नहीं। उस रात मुझे समझ आया कि प्यार दो तरह का होता है। एक आग की लपट जैसा जो तेज जलता है, आंखों को चकाचौंध करता है, लेकिन सब कुछ जलाकर राख कर देता है। और दूसरा दिया की लौ जैसा जो धीमा जलता है, लेकिन अंधेरे में रास्ता दिखाता है और लंबी रात में साथ निभाता है। राजेश मेरे लिए आग था, जिसने मेरा सब कुछ जला दिया। लेकिन रमेश वह दिया है जो आंधी में भी बुझा नहीं। बुढ़ापे का सहारा यही दिया होता है, आग नहीं। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी आप बीती से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे अच्छी हो या बुरी। और आप भारत के किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं ज़रूर बताएं। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखे। नमस्ते।